लोकसभा राज्यसभा ऑफ कोर्स बहुत सारे सांसदों से बनी है। क्या लगता है सारे सांसद बहुत नॉलेज वाले हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान है, यूपीएससी की तैयारी करके गए हैं? हाँ तो तैयारी तो नहीं करके गया ना ये लोग। ये सांसद जो है क्या तैयारी करके गया है? तो यानी कि इन सांसदों को बहुत सारी उलझने होंगी, बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, समझ आ रहा है? बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगी, बहुत सिंपल सी बात। अब क्योंकि उनकी नॉलेज कम है, क्योंकि उन्हें चीजों को नहीं कैसे करना है, कैसे नहीं करना, बहुत अच्छी नहीं पता है। साथ ही साथ जो लगातार बिल आ रहे हैं, जो लोकसभा में राज्य में जो बिल आ रहे हैं, जो प्रस्ताव आ रहे हैं, है ना, उसके बारे में भी उन्हें नॉलेज चाहिए होगी। कई बार पूछेंगे, कोई ऐसा आदमी चाहिए होगा जो उन्हें बिल के बारे में कायदे से समझा पाए, है ना, कि इस बिल में ये लिखा है, इस बिल में ये लिखा है। क्योंकि बिल में कई बार टेक्निकल लैंग्वेज होगी, कई बार तकनीकी लैंग्वेज होगी, और तकनीकी लैंग्वेज होने की वजह से उसे समझना आसान नहीं होगा। भाई वित्त मंत्रालय का बिल होगा, कई बार रक्षा मंत्रालय का बिल होगा, कई बार और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बिल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स बिल हो सकते हैं, जो उन्हें समझने में दिक्कत है। क्या नंबर क्लियर है? तो ऐसे सांसदों को असिस्ट करने के लिए, ऐसे सांसदों को असिस्टेंस देने के लिए, सलाह देने के लिए इन दोनों के पास एक एक ऑफिस होता है। क्या नंबर क्लियर है? लोकसभा के पास एक ऑफिस है जिसे हम बोलते हैं लोकसभा सचिवालय, जो कि आईएएस अधिकारियों का बना होता है। मेरी बात सुन रही है? इसी तरह से राज्यसभा के पास एक सचिवालय होता है जिसे हम बोलते हैं ऑफिस होता है, जिसे बोलते हैं राज्यसभा सचिवालय, जिसमें भी आईएएस अधिकारी होते हैं। उनका काम क्या होता है कि जो भी डिफरेंट बिल है, जो भी नीतियां है ना, सरकार की क्या नीतियां है, सरकार इस बिल के माध्यम से क्या करना चाहती है, क्या लाना चाहती है, क्योंकि बिल की लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, एक बार में हो सकता है कि दूसरा मिला है। इस वजह से उसे इजी बनाने के लिए, उसे समझाने के लिए ये असिस्टेंट के रूप में लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय होता है। क्या बात क्लियर है? अब ऑफकोर्स जो सचिवालय है तो इसका कोई हेड होगा, मेरी बात में एक इसका चेयरपर्सन होगा। तो एक तो बात यह है कि लोकसभा का जो सभापति है और राज्यसभा का जो अध्यक्ष है ना, वो इसके पॉलिटिकल हेड होते हैं, वो उनकी, है ना, उनके दिशा निर्देश में हो रहा होता है। लेकिन ऑफकोर्स वो भी सारा काम नहीं करेंगे, एक आईएएस अधिकारी की जरूरत है जो इन सबका कंट्रोल है। मेरी बात है भाई? तो वो क्या होता है, उसे बोलते हैं लोकसभा सचिव। क्या बोलते हैं? लोकसभा सचिव और राज्यसभा सचिव, है ना। सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी होता है ये, ठीक है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? जो भी बिल आ रहे हैं, जो भी चीजें हैं, संसद की प्रोसीडिंग देखना। आपको पता है संसद में बहुत सारा काम होता है, कौन सा बिल कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, क्या चीज होंगी, क्या किस बिल का महत्व है ना, कौन सा आगे होना है, कौन सा पीछे होना है, बहुत सारी चीजें सचिवालय तय करता होता है। मेरी बात सुनना, किस बिल पे डिस्कशन के लिए कितना टाइम निर्धारित किया जाए, बहुत सारी चीजें इनमें से सचिवालय तय करना होता है। हालांकि उसमें सरकार का अहम रोल होता है, सरकार के ऑर्डिनरी से वैसा ही हो रहा होता है, लेकिन इनमें से बहुत सारी छोटी छोटी जो तकनीकी पेच होते हैं तो सचिवालय के माध्यम से खुलते हैं। क्या बात क्लियर है? तो इसलिए सचिवालय बनाया जाता है, इसके सचिव का नाम होता है लोकसभा सचिव या राज्यसभा सचिव। इन सचिव कि इसके अलावा लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय की जिम्मेदारी के अलावा इनके ऊपर एक और जिम्मेदारी होती है कि जब भी राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो ये उस चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी या मुख्य अधिकारी या मुख्य नामांकन अधिकारी क्या रोल लगाते हैं, अपने अंदर में करवाते हैं। क्या मतलब समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इतना समझ आ गया? अब ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है कि लोकसभा सचिव ही राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा या उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति सचिव कराएगा, है ना। जिसने जब एक बार लोकसभा सचिव ने किसी को चुनाव करा दिया नहीं तो अगले वाले का चुनाव कौन कराएगा? राष्ट्रपति सचिव कराएगा। इतनी सी बात, मेरी बात समझ आ गई? और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, अगर राष्ट्रपति छुट्टी पर नहीं करा पाता है तो हो सकता है कि लोकसभा सचिव ही करवाए। लेकिन ये कन्वेंशन चला रहा है, परंपरा चली आ रही है, ये संविधान में लिखी हुई नहीं है। बहुत कोई जरूरी नहीं कि हर एक चीज संविधान में लिखी हुई है, कुछ ऐसी परंपराएं हैं
जो कि संविधान में लिखी रही है। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या सिंपल बोलते हैं कन्वेंशन। इंग्लिश में से बोलते हैं कन्वेंशन, हिंदी में बोलते हैं परंपरा। ठीक है, तो देश में केवल संवैधानिक कानून की चीजें नहीं चल रही, बहुत सारी चीजें परंपरा में चल रही है। क्या क्लियर है? ये कहां लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो सबसे ज्यादा बहुमत पाने वाली पार्टी रहेगी उसके अध्यक्ष को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्ताव देगा या बुलाएगा, इनवाइट करेगा। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ? किसी अनुच्छेद में लिखा हुआ। समझा? ये परंपरा चली आ रही है, ये सामान्य समझ है। समझा कि राष्ट्रपति उसी पार्टी को इनवाइट करेगा सरकार बनाने के लिए जिस पार्टी का बहुमत होगा या जिस समूह का बहुमत होगा। मेरी बात समझ? फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि राज्यपाल जो कभी राज्य में सरकार में विधानसभा चुनाव होती है राज्य सरकार बनाने के लिए, तो ऐसे में राज्यपाल कंफ्यूज रहता है, कहता भाई तीनों पार्टी कुछ कुछ वोट लाई है, तीनों में से किसी का बहुमत नहीं है, अब किसे बोले? उल्टा हम इसे ए को बोले, लेकिन ए के पास सी का सपोर्ट ना हो जबकि बी के पास सी का सपोर्ट हो। ऐसा भी फॉर एग्जाम्पल जब सपोज एक पार्टी है 110 सीट पाई हुई है, ये जो है वो 90 सीट पाए हुए हैं, और ये जो है वो 70 सीट पाए हुए हैं, 50 सीट पाए हुए हैं, तो बहुमत तो किसी का नहीं है, 50% ऊपर किसी का नहीं है। 110 + 90 + 50 जो होगा कितना आ जाएगा? 250, 250, यानी बहुमत होने के लिए 125 चाहिएगा किसी एक पार्टी का, वो तो किसी का नहीं है। 50% का ही चाहिए था बहुमत के लिए, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी ये नजर आ रही है। लेकिन इस पार्टी ने खुले रूप से बोल दिया है कि हम किसी भी हाल में एक को अपना सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब ये बनी भले है, सबसे लार्जेस्ट पार्टी भले ही बनी है, लेकिन ये चुनाव के बाद सरकार नहीं बना पाएगी। मेरी बात समझ? बी और सी क्या करेंगे? कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? गठबंधन सरकार बना लेंगे। मेरी बात समझ? गठबंधन कर लेंगे आपस में। 90 और 50 कितना हो जाएगा? 140। बहुमत के लिए कितना चाहिए था? आधा, यानी कि 125। बड़े आराम से बहुमत क्रॉस हो रहा है, सरकार बन गई। क्या लग रहा क्लियर है? अब गवर्नर कैसे तय करेगा कि किसे बुलाया जाए अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए? उसे कंफ्यूजन रहेगी। तो ये सब बातें जो है वो संविधान में नहीं लिखी हुई, ये संवैधानिक परंपराओं में है। समझ कि सामान्य रूप से अगर जो ज्यादा पार्टी जो ज्यादा बहुमत नहीं, जो ज्यादा सांसद जो ज्यादा विधायक वाली पार्टी है, केंद्र स्तर पर ज्यादा सांसद वाली पार्टी है, राज्य स्तर पर ज्यादा विधायक वाली पार्टी, पहले गवर्नर या राष्ट्रपति उसी को अप्रोच करेगा कि आप ये सरकार बनाए, कोशिश करिए सरकार बनाए, दोबारा कोई इलेक्शन ना कराना पड़े, बड़ा खर्चा हो जाए। मेरी बात समझ? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब ये सब बातें लिखी नहीं हुई, ये सब बातें लिखी नहीं हुई है, लेकिन ये सब बातें रन होती है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए ये बातें लिखी नहीं होती है, फिर भी चालू हो रही है, फिर भी चल रही है, इन्हीं को बोलते हैं कन्वेंशन, परंपरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो संविधान में केवल संवैधानिक कार्यवाही चीजें नहीं चल रही देश में, बहुत सारी परंपराएं भी है, और ये परंपराएं भले ही दिखे कि ये वैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी जब इनमें किसी प्रकार का बदलाव होता है तो लोग क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। अगर बाई चांस गवर्नर या राज्यपाल सीधे सी को चला गया, ए और बी को इग्नोर कर दिया, तो लोग सवाल उठाएंगे, ये ना राज्यपाल है जो पार्टी सबसे कम पाई है, जिसके सबसे कम विधायक जीते हैं, उसे चली गई है सवाल, लोग क्वेश्चन उठाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ आ रही है? कहीं लिखा नहीं है कि राज्यपाल ए के पास ही जाएगा। इसी तरह राष्ट्रपति के लिए भी कहीं लिखा नहीं हुआ है कि अगर इस तरह का कुछ हो रहा है लोकसभा चुनाव के बाद, तो राष्ट्रपति हमेशा ए पार्टी के पास जाएगा। राष्ट्रपति बी या सी या डी के पास जा सकता है, जिसके बाद में उसके पास जा सकता है। मेरी बात समझ? राष्ट्रपति इस मामले में क्या मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा? आगे मंत्रिपरिषद है ही नहीं, समझ आ रहा है? सरकार तो है ही नहीं ना। मेरी बात समझ? क्योंकि समझ रहे हो, अभी भी चुनाव हुए हैं, तो मंत्रिपरिषद तो कब बनेंगे? सरकार बन जाएगी जब लोग बहुमत साबित कर लेंगे। समझ आ रहा है? तो यानी कि इस समय राष्ट्रपति स्वतंत्र होकर काम कर रहा है, यही थोड़ी सी स्वतंत्रता राष्ट्रपति को दे रखती है। क्या लग रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है।
तो ये सब चीजें किसमें है? कन्वेंशन में, परंपराओं में। ठीक उसी तरह से ये भी परंपरा है ना, लिखा नहीं है, परंपरा। मेरी बात समझ आ रही? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। और कोई प्रश्न जो आपको फंस रहा है या कल की क्लास के बाद आपको पूछना है, एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। एक बार देख लीजिए, कोई भी प्रश्न दिक्कत हो रही हो तो बताइए। कल हमने ये सब कर लिया था ना, चुनाव वाला। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाकी है हमारा, बाकी है। अच्छा, पढ़ना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एकल संक्रमणीय प्रार्थना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, हेडिंग डालेंगे लंबा सा एकदम। ठीक है, चलो। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। होता क्या है इसमें समझते हैं। इसके पहले इतिहास में हम पढ़ चुके हैं कि जब सांसद या विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट कर रहे हैं तो वो एक वोट नहीं डाल रहे हैं, डालने की तो एक वोट डाल रहे हैं, लेकिन उनका एक वोट असल में 2 के बराबर नहीं है। उनकी वोट वैल्यू 3 के बराबर नहीं है, उनकी वोट वैल्यू के बराबर, मत मान के बराबर है ना। मत मूल्य तो कर रहा था सब, निर्भर करता है कि वो किस, अगर विधायक है तो किस राज्य से आ रहे हैं। अच्छा सोच के देखना, इसी बात पे और आगे आ रहे हैं। सोच के बताइए, जैसा बताया था उत्तर प्रदेश और बिहार के विधायकों का मत मूल्य बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ? क्या उत्तर प्रदेश के विधायक और लोकसभा के सांसद का राष्ट्रपति चुनाव में मत मूल्य बराबर होगा? सबको मिलाकर बराबर होता है ना, बराबर कैसे हो जाएगा? तुम लोग रिवाइज नहीं करोगे, सब हो जाएगा। क्या कहते हैं, कुल राज्यसभा और लोकसभा के कुल सांसद मिलाकर कुल विधायकों के मत मूल्य के बराबर होते हैं। मैंने क्वेश्चन क्या बोला, सुनो तो पूरा। मैंने क्या बोला कि लोकसभा का एक सांसद है सर ना, गोरखपुर का एक सांसद है। मेरी बात गोरखपुर से सांसद होगा ऑफकोर्स, है ना। रविकिशन जी है, क्या है, गोरखपुर के सांसद है रविकिशन। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के सदर गोरखपुर से कोई विधायक भी गया होगा। मेरी बात सुन नहीं। जब इन लोगों ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया तो क्या इनका मत मूल्य बराबर था? नहीं। समझ आ रहा है? क्या इस विधायक का और इस विधायक का मत मूल्य बराबर था? नहीं। क्या इस विधायक का और लोकसभा सांसद का मत मूल्य बराबर था? नहीं। क्या राज्यसभा के सांसद का और यूपी के विधायक का मत मूल्य बराबर होगा? नहीं। समझ आ रहा है? क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि जनसंख्या अलग अलग है, दोनों की जनसंख्या अलग अलग है और दोनों में नंबर ऑफ विधायक भी अलग अलग। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए ये मत मूल्य बराबर नहीं होगा। समझा? लेकिन अगला क्वेश्चन, क्या लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद अगर ये दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं तो क्या इनका मत मूल्य बराबर होगा? लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद अगर भाग ले रहे हैं, सांसदों का मत मूल्य लिखवा चुका हूं एकदम पलटे तो। सांसद का मत मूल्य कैसे निकालते देखा था ना। तो एक सांसद का मत मूल्य जो निकलेगा, क्या उसमें कहीं लिखवाया कि लोकसभा का अलग है राज्यसभा का अलग है? कहीं लिखवाया है? नहीं ना। तो जो लोकसभा के सांसद का मत मूल्य रहेगा वही तो राज्यसभा के सांसद का मत मूल्य रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक बार पलट लो 5 मिनट के लिए, कॉम्प्लिकेटेड ऐसे हल्के में मत लो।
अगर मुझे आर्टिकल रटवाना होता तो आर्टिकल रटवा देता मैं तुम लोग को, लेकिन यूपीएससी पीसीएस में आर्टिकल नहीं आते हैं, समझ में? उसमें क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, समझ वाले क्वेश्चन। तो एक बार 2-4 मिनट का टाइम दो, रिवाइज कर लो। समझ में आ रहा है? ये बहुत हल्का नहीं है, मैं टाइमर लग रहा हूँ, समझ में? 1 से 2 बार में आ जाए वही गनीमत है, ठीक है? पहले पढ़ो इसे, पढ़ लिया? अब सोच के बताओ, लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद का मत मूल्य बराबर होगा? होगा, क्योंकि हमने देखा है कि सभी सांसदों का मत मूल्य जो है वो एक जैसा हमने निकाला था एक बार में, और सभी सांसदों का कुल निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य बराबर कुल निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य। यही भावना, यही चीज संघीय प्रणाली को बल दे रही थी, संघवादी ढांचे को बल दे रही थी। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यूपी और बिहार के विधायक का क्या मत मूल्य बराबर है? नहीं है, क्योंकि अलग अलग जनसंख्या है और इसकी, हाँ, अलग अलग, इसके 400 विधायक है ना, इसके कम है। मेरी बात सुन रही? तो अलग अलग मत मूल्य निकलेगा ना, जनसंख्या भी अलग है और इनकी विधानसभा में विधायकों की संख्या भी अलग है, जिसकी वजह से मत मूल्य अलग निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखो फॉर्मूला, समझ आ रहा है? तो इसका मत मूल्य अलग निकलेगा, इसका मत मूल्य अलग निकलेगा, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है? उसी तरह से यूपी या कोई भी, महाराष्ट्र ले लो, जम्मू कश्मीर ले लो, सब जगह के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होगा ना, तभी तो उत्तर भारत के विधायकों का मत मूल्य बढ़ गया था, याद आ रहा है, और दक्षिण भारत के विधायकों का मत मूल्य घट गया था। और इस चीज को रोकने के लिए हमने 1971 की जनसंख्या का सहारा लिया था। मेरी बात सुनाई? लेकिन क्या एकदम से मत मूल्य बराबर आ जाएगा? नहीं भाई, सिक्किम की जनसंख्या बहुत कम है, उत्तर प्रदेश की बहुत अधिक है। क्या मेरा क्लियर है? उत्तर प्रदेश में अगर 2 डिस्ट्रिक्ट बना ले तो उतनी बड़ी सिक्किम की जनसंख्या, मेरी बात सुन रही है? तो सिक्किम का मत मूल्य बहुत कम है, बता दी ना क्लास में, 20 के लगभग है, एक विधायक का मत मूल्य 20 के लगभग है सिक्किम का, और यूपी में 600-700 के लगभग है। अंतर नहीं है, वहां के 10 विधायक बराबर अपना एक विधायक से ऊपर, इससे नीचे रह जाएंगे, देख रहा हो ना? तो विधायकों का मत मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। क्या ये बात एकदम समझ में आ गई? ठीक है, एक विधायक का मत मूल्य और लोकसभा के सांसद का मत मूल्य अलग अलग होगा कि एक ही होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि लोकसभा का सांसद का मत मूल्य हमने अलग फॉर्मूले से निकाला है। समझ, मेरी बात समझ आ रही है? इसका मत मूल्य हमने राज्य की जनसंख्या से नहीं, कुल विधायकों के मत मूल्य बटे में सांसदों की संख्या करके निकाला है, यही तो निकाला था। तो इसका मत मूल्य, इसका मत मूल्य अलग होगा। अब लोकसभा के सांसद का मत मूल्य और राज्यसभा के सांसद का मत मूल्य एक ही होगा या अलग अलग होगा? एक ही होगा, क्योंकि हमने सांसदों की बात की है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की बात अलग अलग से नहीं की है। मेरी बात समझ, कोई दिक्कत नहीं है ना? एकदम समझ आ गया? तो लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य एक जैसा, कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना क्लियर हो गया? लेकिन अब यहां तक बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब लेकिन बात सुन लो, समझ लो। अब ये सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, समझ आ रहा है? ये समझने के लिए अभी हम मत मूल्य नहीं लेंगे, अभी हम केवल वोट लेंगे, क्योंकि मत मूल्य लेंगे तो कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे आप समझ लेना कि मुझे इनकी इस समझ जैसे इधर के लाइन में जितने बैठे हैं उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, समझा? सबका मत मूल्य 700 जैसे सपोज ये सारे लोग सिक्किम से आए हैं, इनका मत मूल्य 20 है। जैसे सपोज ये सारे लोग कर्नाटक से आए हैं, इनका मत मूल्य 30 है, समझा? अब किसी ने मुझे वोट किया, किसी ने नीतू को वोट किया, मेरी बात सुन रही? वो कैलकुलेट करना मुश्किल होगा ना, इतना आराम थोड़ा कैलकुलेट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुन रही? तो मैं यहाँ पर तुम्हें सिंगल वोटिंग वाला बनाने वाला हूं कि मतलब कैसे कैसे वोट वैल्यू, मतलब कैसे कैसे एक वोट के आधार पर काम होता है, उसी अनुसार तुम समझ लेना कि वोट वैल्यू भी वैसे वैसे काम करती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पहले 1 मिनट का समय ले लो और वोट वैल्यू एक बार दोबारा से पढ़ लो, एकदम अच्छे से समझ के समझना, ताकि वहां तक बात एकदम क्लियर हो जाए। रिवीजन के बिना सब कुछ जीरो होता है, समझना? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट लोगों का एग्जाम ही नहीं है, समझना? ब्रिलियंट हो गया अपने घर के, इंटेलिजेंट हो गया अपने घर के, ये एग्जाम किसका है? हार्ड वर्किंग लोगों का, रिवाइज करने वाले लोगों का। जो हार्ड वर्क करेगा, रिवाइज करेगा, वही आगे निकलेगा, भले आप 99% आते सीधे सीधे टॉप किए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो,
एक बार उसे रिवाइज कर लो, तभी आपका आते ही पूछा तुम मुझसे कि कोई डाउट तो नहीं है। जब तुम लोग को डाउट नहीं देते तो मुझे डाउट हो जाते हैं, इसका मतलब पढ़ के नहीं आए सब। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, एक बार देख लो जल्दी से। पढ़ लिया? किसी कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है किसी को? नहीं तो पूछता हूँ उसका बताओ। वोट ट्रांसफर में आगे एकदम अच्छे से अलग अलग राज्यों के विधायकों का अलग अलग है, उन विधायकों का और सांसदों का अलग अलग है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का सेम है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। अब देखो, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 4 लोग हैं, नीतू, अभय, जय और शिव कुमार जी। तो आप इस क्लास में से खड़े होकर 4 के 4 राष्ट्रपति पद के लिए समझा। हमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम समझना है तो समझना पड़ेगा। 4 लोग हैं, ठीक है। और कुछ मतदाता आपको पता है, बहुत सारे मतदाता है भाई, मिला नहीं तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलाकर ही 550 से ऊपर हो जाएंगे, और उसके बाद विधायक भी आ गए, हजारों में संख्या है भाई। 400 तो हमारे यहाँ के विधायक है, हमारे यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश के विधायक है। इसी तरह कहीं 200, कहीं 250, कहीं 300 ऐसे करके विधायक है। मेरी बात समझ? तो ओवरऑल जो मतदाता की लिस्ट है वो बहुत लंबी है। मेरी बात समझ? यहाँ ना आप लोगों को आपके सामने 7-8 लोग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये 7 लाख लोग वोटिंग करें इन 4 कैंडिडेट्स के लिए तो कैसे होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या निश्चित है 3 लोग 2 लोग खड़े हो सकते हैं? नहीं, कोई सीमा नहीं है, 3 लोग 4 लोग खड़े हो सकते हैं आराम से। मेरी बात समझ? अगर 4 लोग लेके चलेंगे तभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। मेरी बात समझ? हमने इसके पहले पढ़ लिया था कि राष्ट्रपति के पद के चुनाव में, राष्ट्रपति पद के चुनाव में उसी को जीता माना जाएगा जो इलेक्टोरल कोटा पूरा कर रहा है। इलेक्टोरल कोटा के बारे में हमने देखा था कि कुल वैध मत मूल्य बटे 2 गुणे प्लस 1 देखा था ना। कोई दिक्कत नहीं है ना? यानी कि 50% से अधिक, 50% से अधिक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब वो चीज निकालते कैसे हैं 50%? देखो, इस सिस्टम, इस प्रणाली को बोलते हैं एकल संक्रमण प्रणाली। ये प्रणाली स्पेशल है, ये हमारे लोकसभा या ये जो हमारे विधानसभा चुनाव होते हैं जिसमें हम वोट डाल के आते हैं और उनको लग जाते हैं, ये उस प्रणाली की तरह नहीं होता है। मेरी बात समझ भाई? आपके पास जब आप चुनाव डालने जाते हो तो कितना वोट होता है? 1 वोट होता है। या तो आप हरीश द्विवेदी जी को डाल के आओगे, या रामप्रसाद चौधरी को डाल के आओगे, या जो भी लीडर्स है उन्हें डाल के आओगे। समझ रहे हो ना? एक ही को डाल के आओगे ना, ऐसे थोड़ा डाल के आओगे कि अगर हरीश द्विवेदी नहीं आते तो रामप्रसाद चौधरी जी आ जाए,
अगर ये भी नहीं आते हैं, जीतते हैं, तो हमारा वोट इन्हें चला जाए। अगर ये भी जीतते हैं तो हमारा वोट ऐसे क्यों डालते आते हैं? मेरी बात समझ? तो हमारे यहाँ सिंगल वोट, हम जो डालते हैं सिंगल वोट होता है, क्या मेरा क्लियर है? लेकिन इनका वोट डिफरेंट है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। इसमें ये इनके पास एक वोट नहीं होता है, इनके पास कितने वोट होते हैं? जितने लोग खड़े हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरह की वोटिंग को बोलते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग, यानी कि वरीयता क्रम में वोटिंग देना। क्या मेरी बात क्लियर है? हिंदी में बोलते हैं अधिमान्य वोटिंग, अधिमान्य मतदान, अधिमानी मतदान करके आया हूं। समझ आ रहा है? वरना सलोनी कहेगी बस इनका शुरू हो गया अंग्रेजी वाला। मन में तुम्हारे चल गया था एक बार ना कि बस शुरू हो गया कहेंगे। मेरी बात में मैं मजाक कर रहा हूं, सुनो मेरी बात। प्रेफरेंशियल वोटिंग में क्या होता है, अधिमानी मतदान में क्या होता है? जिसमें जितने कैंडिडेट खड़े हैं मतदाताओं के पास उतने ही वोटिंग राइट, यानी एक आदमी अगर 4 लोग खड़े हैं तो उसके पास 4 वोट है। मेरी बात में इसमें केवल एक वोट नहीं डालना होता, इसमें आपको वरीयता सेट करनी पड़ेगी। समझा? जैसे कुछ वोटर का नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना, नाम लेते हैं, क्या नाम ले? हल्दीराम, ठीक है? और बताओ राधेश्याम, ठीक है? ऐसे बनाते जा रहे हैं, ऐसे बनाओ तभी सीख पाओगे, ऐसे बैठे हुए। आखिर बड़े होकर सचिव बनोगे तो कैसे प्रेसिडेंट वोट करवा पाओगे? लक्ष्मीकांत खोल के पढ़ो तो उसमें दिया ही नहीं हुआ है। हाँ, वाजीराम, सारे राम का नाम हो रहा है तो इनका बोला, ठीक है? धनिया राम, अरे लोगों का नाम होगा में घस लाओ। दूध राम, अरे होता है नाम इस तरह का हम लोग का, कोई बात नहीं। काशीराम, ये तो मुख्यमंत्री ही है। सीताराम भी तो है। अरे कोई कहाँ लिखा है इसमें? पुरुष ही है सर। अरे महिलाओं का नाम भी राम हो सकता है, ऐसा नहीं है। और बताओ, फूल राम, हाँ कह सकते हो फूल राम, फूलमती को भी कर ले। तुमने कंफ्यूज कर दिया मुझे। चलो ठीक है, महिलाओं को भी कर देना भाई। अब हो गया, अब 8 हो गए। ठीक है, हमारे पास 4 प्रत्याशी हैं, नीतू जी, अभय जी और जया जी और शिव कुमार जी। क्या इतना क्लियर है? 4 प्रत्याशी हैं और अभी एक बार इसे आपको एक और दोबारा इसे एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है? एक चार्ट में काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहले चार्ट में मैं दिखाने वाला हूं कि सामान्य रूप से सीधे तौर पर क्या हो जाता है। क्या मतलब क्लियर है? फिर आपको एक और बार चार्ट बनाना पड़ेगा, कम से कम एक कॉपी का पेज जाएगा आपका, आगे में एक और बनाओ, आगे में कॉपी बनाओ, ठीक है? देखो अब देखो, अब सामान्य तौर पर क्या हो सकता है, लेटर सपोज, है ना, नीतू प्रत्याशी है, ठीक है? इन्हें हल्दीराम ने चलो पहली प्रेफरेंस दी थी। हल्दीराम को लग रहा है कि नीतू जी ना बने तो जया जी बन जाए, अगर जया जी ना बने तो अभय जी बन जाए, और अभय जी ना बने तो शिव कुमार जी। राधेश्याम को लग रहा है कि पहली प्रेफरेंस तो नीतू जी है, दूसरे पे कर दे रहे शिव कुमार जी, तीसरे पे कर दे रहे अभय जी, और चौथे पे कर रहे जया जी। ये मैं सोचो मैं किसी के साथ भेदभाव कर रहा हूं, तो मैं ये अभी दिखाऊंगा इसे, जब नीतू को एक बार जिता देंगे उसके बाद नीतू को हराएंगे, ठीक है? चलो
फिर बाजीराव ने भी नीतू के पक्ष में वोट डाल दिया, ठीक है। उसके अनुसार नीतू को फर्स्ट प्रायोरिटी, अभय को सेकंड प्रायोरिटी, जया जी को थर्ड प्रायोरिटी और शिव कुमार जी को फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। धनिया राम चली गए, है ना, नीतू को फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। दूध डालने के लिए अब देखो 4 हो गए ना, एक और डालते हैं। तुम समझ पा रहे हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या हो रहा है, बाजीराव ने वोट दिया कि मैं चाहता हूं कि नीतू जी वोट बने, लेकिन अगर बाई चांस नीतू जी ना बनता है तो सेकंड नंबर पे कौन हो? अभय जी। अगर अभय जी ना बनता है तो थर्ड नंबर पे कौन हो? जया। और फोर्थ प्रायोरिटी मेरी कौन है? शिव कुमार जी। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, इसी तरह से दूधराम जी ने वोट दिया कि पहली प्रायोरिटी कौन है? नीतू जी है, ठीक है। अगर बाई चांस ना बनता है तो कौन बन जाए? सेकंड कौन है? जया जी बन गए। अगर जया जी ने जीतता है तो थर्ड नंबर पे अभय जी जीतता है, और अगर अभय जी जीतता है तो शिव कुमार जी। क्या मेरी बात सुनना आई है? बहुत सिंपल सा इस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर लगाया है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो 6, 7, 8 करवाने का कोई मतलब नहीं रह गया। देखो क्यों? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि 8 कैंडिडेट थे, और 8 कैंडिडेट अगर 8 मतदाता है तो उसके 50% से एक ज्यादा, है ना। अगर किसी एक उम्मीदवार को कुल मतदाताओं के वोट का 50% से एक ज्यादा मिल जाता है तो उसे जीता हुआ मान लिया जाएगा। क्या मेरा क्लियर है? तो ये इनका काशीराम का, सीताराम का, फूलवती जी का जो भी चुनाव हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो, लेकिन यहां तुम देख सकते हो कि 8/4 8 कैंडिडेट है, उसका आधा कितना हो गया? सॉरी 8/4 नहीं ना, 8/2, ठीक है, आधा ना। तो 8/2 कितना आ गया? 4 आ गया। यानी जिस भी कैंडिडेट के पास 4 से अधिक फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट होंगे, पहली वरीयता के वोट होंगे, वो राष्ट्रपति पद पा जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुनाई? तो इस आधार पर देखा गया कि क्योंकि पहले 5 लोगों ने ही नीतू को वोट किया हुआ है पहली वरीयता में, तो अब आगे जुड़ने का, आगे कुछ करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने भी मतदाता थे उनमें से 50% की फर्स्ट चॉइस कौन है? नीतू जी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो नीतू जी ऐसा जो मतदान है बड़े आराम से जीत गई। क्या मेरी बात सुन रही? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो पहले तो यही देखा जाता है कि पहले फर्स्ट प्रेफरेंस किसी एक को मिला है कि नहीं मिला है। सबसे पहले ये चेक किया है कि किसी एक भी कैंडिडेट को या किसी एक भी उम्मीदवार को पहली वरीयता का 50% लोगों ने पहली वरीयता चुना है कि नहीं चुना। अगर 50% या उससे अधिक लोगों ने किसी भी एक उम्मीदवार को पहली वरीयता दी है तो ऑटोमेटिकली वो उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं दूधराम जी, मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा बस ऐसे से करना है? वाह, देखो अब दूधराम जी से दूध नहीं लेते, समझा? तो दूधराम जी ने इन्हें सेकंड प्रेफरेंस दे दी, फर्स्ट प्रेफरेंस दी है शिव कुमार जी। क्या मेरी बात क्लियर है? थर्ड प्रेफरेंस दे दी जया जी को, और फोर्थ प्रेफरेंस दी अभय जी को, ठीक है। काशीराम, लेट अस सपोज काशीराम जी ने दी, है ना, नीति जी को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, पहली प्रेफरेंस दी जया। कोई दिक्कत नहीं है? उसके बाद अभय जी को दी सेकंड प्रेफरेंस, इन्हें दी थर्ड प्रेफरेंस, और बोली नीतू जी को फोर्थ प्रेफरेंस। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके बाद सीताराम जी ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया अभय को, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस दिया शिव कुमार जी को, थर्ड प्रेफरेंस दिया जया जी को, और फोर्थ प्रेफरेंस दिया नीतू को। समझ आ रहा है?
और लेटर सपोज फूलमती जी है, इन्होंने फर्स्ट रेफरेंस दी, किसी को भी दे सकते हैं इसमें, नीरू जी को देंगे, नीरू जी जान दी, जयदी को मिला फर्स्ट रेफरेंस, 2 बार मिल चुका है। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं जयदी को देते हैं। फर्स्ट इनका एक ही है ना, ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड और अब होगा क्या समझ लो कि अगर नीतू जी के पास 50% तो है प्रथम वरीयता, दिख रहा है ना, 8 में से 4 लोगों ने, लेकिन 50% से अधिक नहीं है, तो ऐसे में अब इस प्रणाली में क्या किया जाता है, इस प्रणाली में उस आदमी को देखा जाएगा, उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी को कैंसिल कर दिया जाएगा जिसके पास जीतने का कोई चांस नहीं है, यानी कि जिसके पास सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट रहे। मेरी बात समझ, जिसके पास प्रथम वरीयता के सबसे कम वोट है, तो यहां पर प्रथम वरीयता के सबसे कम वोट किसके पास है, अभय जी के पास है, तो अभय जी की उम्मीदवारी कैंसिल हो जाए। शेख हमारे पास 2 थे ना, एक ही है, चलो तो फिर एक और बढ़ा ले रहे हैं, एक और आदमी को कर लेते हैं। फूलमती आ गई है तो एक और क्या बोले, चलो ठीक है, गुलाब देवी, ठीक है, इन्होंने लेटर सपोज, फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना, इन्हें कितना है, इनके पास 2 है, इनके पास भी 2 है, ठीक है। आप मैंने बताया कि आप 2 चार्ट का इस्तेमाल करोगे, एक चार्ट पे फर्स्ट प्रेफरेंस वाला देख लिया आपने, कितने आराम से लिख दिया है ना। पहली बार तो यही चेक करते हैं कि प्रथम वरीयता वाला मिला कि नहीं मिला। अब अगर प्रथम वरीयता वाला नहीं मिल रहा है, क्योंकि 4 उम्मीदवार तो हो सकता है एक को 50% से ऊपर ना गया था, मेरी बात समझ, तो ऐसे में क्या होगा, जिस उम्मीदवार को जीतने को उम्मीद कम है, ना के बराबर होगी, जिसके पास एक ही प्रेफरेंस वोट मिला है, कौन, अभय जी को, अभय जी की उम्मीदवारी चली जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है। अब अभय जी की उम्मीदवारी गई, इससे क्या मतलब हुआ कि अभय जी को जिन लोगों ने वोट किया था, जिन आदमी ने, सीताराम जी ने अभय को फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट दिया था, समझा है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इस आदमी का वोट खराब हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि सीताराम जी ने सेकंड जो से प्रेफरेंस दी थी, वो अब किसमें बदल जाएगी, फर्स्ट प्रेफरेंस। थर्ड प्रेफरेंस जो थी वो किसमें बदल जाएगी, सेकंड प्रेफरेंस। और फोर्थ प्रेफरेंस जो थी वो किसमें बदल जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब दोबारा से देखा जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस 4 लोगों ने इन्हें दी है, दिख रहा है साफ साफ, अभय जी की उम्मीदवारी जा चुकी है, अभी भी हमारे पास कोई राष्ट्रपति नहीं मिला है। अब दोबारा से कैलकुलेशन होगी। क्या मेरी बात क्लियर है। दोबारा से कैलकुलेशन करते हुए देखा गया कि जया जी के पास 2 फर्स्ट है और शिव कुमार जी के पास 3 फर्स्ट है, तो अब किसकी उम्मीदवारी चली जाएगी, इनके बनने के चांस खत्म हो। क्या मेरी बात से समझ आ रहा है। अपना वाला तो बुरा लगता दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हमें सीखना है ना। जया जी की उम्मीदवारी खत्म हो गई, लेकिन जया जी को जिन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था उनका वोट बेकार नहीं जाएगा। इसमें हमें वोट को बेकार नहीं करना है भाई। आपने अगर किसी एक कैंडिडेट को वोट दिया है, अगर वो नहीं जीता है तो आपका वोट बर्बाद आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। मेरी बात सुने, इसमें कोशिश की जाती है कि अगर आपने वोट किसी भी सांसद विधायक है, लोगों का बिल दिखा रहे हैं, तो इसमें कोशिश की जाती है कि जो वोट है उनका वोट बर्बाद ना हो, बेकार ना। समझ आ रहे। अब जया जी की उम्मीदवारी चली गई, तो देखो जया जी को फर्स्ट प्रेफरेंस किसने दिया था, काशीराम जी ने और फूलमती जी ने, है ना। तो यानी काशीराम जी का जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, अब वो जया जी जा चुकी है, तो कौन बन जाएगा, अभय बनना चाहिए था, लेकिन अभय भी नहीं है रेस में, तो अब कौन बन जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस, शिव कुमार। समझ आ रहा है। और सेकंड प्रेफरेंस कौन बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई।
समझ में आ रहा है? इसके बाद कौन और किसने फर्स्ट वोट दिया था इन्हें? फूलमती जी ने। फूलमती जी ने भी तो फर्स्ट प्रेफरेंस जया जी को दी थी ना। तो अब फूलमती जी का भी फर्स्ट प्रेफरेंस खराब हो चुका है, यानी फूलमती जी का सेकंड प्रेफरेंस ही फूलमती जी का फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाएगा। थर्ड प्रेफरेंस पैसे ही जा चुका है इनका, तो इनका फोर्थ प्रेफरेंस इनका सेकंड प्रेफरेंस बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब दोबारा से काउंटिंग होगी, समझ आ रहा है? अब कितना हुआ देखो, 4 इनके पास है, केवल यही नहीं होगा, और इनके पास कितना आ गया फर्स्ट प्रेफरेंस, रह गई। समझा? एकदम अंतिम में हार के बाहर हो गई। क्या मेरी बात सुन रही? अंतिम में कौन जीत गया? शिव कुमार। शिव कुमार ने हमारे में 1 बार फर्स्ट नहीं लिख रहे हैं, बहुत देर हो गई थी शिव कुमार जी कि हमारे, लेकिन देखो जुलाई गए। बात सुन? तो ऐसा हो सकता है, पूरा पॉसिबल है। अगर आप कई लोग के फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप कई लोग के सेकंड प्रेफरेंस है, समझ आ रहा है? तो जो ऐसे लोग हैं जिनकी उम्मीदवारी जीतने के चांस ही नहीं है, जो राष्ट्रपति पद पर किसी भी तरह से नहीं पहुंच सकते, जो सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस पाए हुए हैं, समझ आ रहा है जय जी? जो सबसे कम प्रेफरेंस पाए हुए हैं, ठीक है, उनकी उम्मीदवारी जब कैंसिल होगी तो उन लोगों को जिन्होंने प्रथम वरीयता दी थी, उन लोगों को जिन्होंने प्रथम वरीयता दी थी, समझ आ रहा है, उनकी वरीयता असल में ट्रांसफर कर दी जाएगी। संक्रमण यानी कि ट्रांसफर, समझ आ रहा है? उनकी वरीयता ट्रांसफर होकर, समझ रहे हो ना, उनकी सेकंड वरीयता ही उनकी पहली वरीयता बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना? मेरी बात समझ आ गई? एकदम क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस तरह से चुनाव होता है, चाहे कितने भी उम्मीदवार हो, चाहे कितने भी लोग हो, लेकिन यही मेथड का यूज करते हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये कभी ज्यादा करना पड़ा। एक बार में अगर नहीं आता है तो दूसरी बार में तो आ ही जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? आज तक केवल एक ही बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है जहां एक बार में कैलकुलेट करके कोई विजेता घोषित ना हुआ हो। समझा? सन 1967 में जब बीबी गढ़ी का चुनाव हुआ था तो राष्ट्रपति पद के लिए, तब पहली बार में रिजल्ट नहीं निकला। तो अब ऐसा नहीं कि दोबारा वोटिंग करवाएंगे, ऐसे अगर एक बार रिजल्ट नहीं निकला तो बार बार वोटिंग करवाते रहेंगे, क्या कितनी बार वोटिंग करवाओगे? पैसे में तो खर्च होता है, टाइम भी आता है। मेरी बात समझ? तो एक बार में रिजल्ट नहीं निकला तो जिसकी जीतने की चांस कम है ना, उसे रिमूव कर दिया जाएगा। जिसके पास प्रथम वरीयता नहीं है उसे हटा दिया जाएगा और उसकी दूसरी वरीयता को ही उसकी प्रथम वरीयता मान लिया जाएगा। समझा? फिर कैलकुलेट किया जाएगा, तब भी कोई जीत नहीं रहा है तो उसके बाद जो कैंडिडेट बच गया है ना, जिसके जीतने के चांस एकदम कम है, ना के बराबर है, जिसके पास प्रथम वरीयता के सबसे कम वोट है, समझ, उसकी भी उम्मीदवारी को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसकी प्रथम वरीयता को, यानी जिन लोगों ने भी उसे प्रथम वरीयता पर रखा है, उन लोगों की प्रथम वरीयता को हटाकर, है ना, उनकी दूसरी वरीयता को ही उनका प्रथम वरीयता बना दिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरह से प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास कोई विनर ना। क्या मेरी बात क्लियर है? जब तक हमारे पास कोई राष्ट्रपति पद का क्या नाम हो जाए, राष्ट्रपति आना। समझ पाए कि चला गया? मैं दोबारा बता दे रहा हूं, किताबों में किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है, जितना क्लियरली मैंने बताया, ना ही तुम्हें किसी यूट्यूब या किसी वीडियो देखते हो उल्टा सीधा, उस पर कहीं नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनाई? तुम दृष्टि देख लो, वाजीराम देख लो, जो मन करे वो देख लो। मेरी बात सुनाई? तुम्हें इतना क्लियर, इतनी सारी चीजें एक बार में नहीं लिखी मिलेगी। यहां मैंने पूरा चुनाव करवा दिया है और सबको समझा दिया है चुनाव असल में होता कैसे। समझ आ गया? इसी प्रणाली को हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय प्रणाली। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, सब टीचर रील बात हो गए, रील बनाने की फुर्सत नहीं मिली टीचर लोग को, तो पढ़ेंगे कब, पढ़ा नहीं था। समझ आया? चलो, बच्चे भी रील बात, टीचर भी रील बात, है ना, पढ़ाई लिखाई चली गई है। एकदम समझ में आ गया? किसी को इसमें एकदम जरा सा भी लेश बात का भी संदेह हो तो प्लीज पूछो।
अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज पूछो। हाँ बताओ। ये उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है। सेकंड आने वाले आदमी को उपराष्ट्रपति नहीं बोलते हैं, वो अलग चुनाव होगा। नहीं वो इस तरह नहीं, वो कुछ और तरह है। उसमें निर्वाचित विधायक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, समझे? उसमें निर्वाचित विधायक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो अलग चीज है, वो अलग बताऊंगा। अभी हमने केवल राष्ट्रपति का चुनाव देखा है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं देखा है, वो अलग प्रोसीजर है, लेकिन उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाकी सारे प्रोसीजर आसान है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपके लिए बाकी सब आसान है। किनका? इनका कुछ नहीं, ऐसे क्या करोगे आगे? तैयारी करेंगे दोबारा से, तो फिर से अभी तो है ना, और क्या तैयारी करेंगी, लोकसभा सोचेगा नहीं है। हाँ जी, 50% प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ? 5 तो होगा ना। कैसे 5 लोग तो हो गए ना। हाँ तो 9 का आधा 4.5, समझ? ये 4.5 प्लस 1 नहीं देखते, 4.5 से आगे वाला देखते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो चीज होती सही नहीं लिखी हुई है, समझ? 9 के आगे 4.5 होता है ना, तो 4.5 से जस्ट जो आगे होगा उसे मान लेंगे। मेरी बात सुन रहे? तो 4.5 से ऊपर है ना, 5 लाया है ये, तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। पहली बात। दूसरी बात मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये एक एक वोट करके हमने गिना है, लेकिन असल में ये हल्दीराम कहां से आए हैं? गुजरात से, राजस्थान से। ये फूलमती कहां से आई है? बिहार से। ये दूधराम कहां से आए हैं? उत्तर प्रदेश से। तो क्या सबका मतमान एक ही जैसा होगा? नहीं होगा। समझ आ रहा है? चलो, तो ये बात सिंप्लीफाइड करके बताया गया है, काफी आसान शब्दों में बताया गया है। समझ आ गया? इससे कहीं जगह कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। मेरी बात सुनाई? तो हमें मतमूल्य समझ में आ गया, ठीक है? मतमूल्य में कोई दिक्कत नहीं है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता क्या है और क्यों है ना? क्या रीजन है उसका, ये समझ में आ गया। बनाने में कोई दिक्कत नहीं इसमें। लिखवारी व्यवस्था कि फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे कैसे है, संकाय कैसे कैसे है ना, अलग अलग राज्यों की अलग अलग जनसंख्या है, और हम चाहते हैं कि अलग अलग जनसंख्या वाले लोगों का मत भी राष्ट्रपति के चुनाव में परिलक्षित दर्शे, और इसी वजह से हम जनसंख्या के अनुसार आते हैं और राज्यों के अनुसार नहीं जाते हैं। मेरी बात सुनने आ गई? कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। मत मूल्य हमने विधायक का देख लिया, मत मूल्य हमने सांसद का देख लिया। विधायक का मत मूल्य कैलकुलेट कर रहे थे, और सांसद का मत मूल्य ऑटोमेटिकली विधायक के मत मूल्य के बाद आ जाए, है ना, उसी पर निर्भर था। सांसद का मत मूल्य एक बार चेक कर लो, विधायकों के मत मूल्य पर निर्भर था ना, कोई समस्या नहीं है इसमें। सांसदों का मत मूल्य विधायकों के कुल मत मूल्य पर निर्भर करता है। मेरी बात सुन, कोई दिक्कत नहीं है ना? उसमें कौन सा सांसद कौन से राज्य से आया है इसका कोई लेना देना नहीं है। इससे इतना क्वेश्चन आया है, क्या बताऊं, भर भर क्वेश्चन आया है बस इसी टॉपिक से। लेकिन बच्चों को लगता है कि टफ टॉपिक है तो छोड़ दो, है टफ टॉपिक नहीं, इतना आसान सा है। समझ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ लोगे। मेरी बात से हर दूसरे साल एक क्वेश्चन यूपीएससी का पॉलिटिकल साइंस में इस टॉपिक से रहता ही रहता है, जिसे इसकी समझ होगी वही कर पाएगा। क्या मेरी बात सुनने आ गई? सांसदों का मत मूल्य आपस में बराबर है। मेरी बात सुनाई? कोई पूछे कि एक उत्तर प्रदेश का सांसद है और एक महाराष्ट्र का सांसद है, किसका मत मूल्य ज्यादा होगा? दोनों का बराबर है। समझ? कोई पूछे कि एक सांसद है और एक विधायक है, किसका मत मूल्य ज्यादा होगा? किसी का भी ज्यादा हो सकता है, और अलग होगा, ये बात हमें पता है। मेरी बात सुन रहे? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो और कुछ, और क्या हालचाल है? इतना बना लीजिए लोगों ने, दोनों डायग्राम बना लिए। क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? ताकि नोट भी कर लेंगे ना, वरना भूल जाएंगे हम लोग। लिखोगे? लिखो, एकल संक्रमणीय प्रणाली के अंतर्गत मतदाताओं को एक से अधिक वोट डालने का
अधिकार होता है, अधिकार होता है। आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, एक मतदाता, एक मतदाता, एक मतदाता अधिमानी मतदान, अधिमानी मतदान यानी वरीयता क्रम के अनुसार मतदान, वरीयता अनुसार मतदान या वरीयता आधारित मतदान, मुद्दे में अधिमानी मतदान या वरीयता आधारित मतदान। अधिमानी मतदान या वरीयता आधारित मतदान का उपयोग करके उम्मीदवारों के बराबर या सिर्फ उम्मीदवारों की संख्या के बराबर, हाँ सही कर लो, उम्मीदवारों की संख्या के बराबर मत डाल सकता है, जिसमें कि उसे उम्मीदवारों को वरीयता क्रम के अनुसार मत देना पड़ेगा। वरीयता क्रम समझ गया ना? किसी को पहली तरीका देना, किसी को दूसरी देते, किसी को तीसरी देते, किसी को चौथी देता। जितने उम्मीदवार में उतने वोट। एक मतदाता के पास एक निर्वाचित विधायक और निर्वाचित सांसद जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक मतदाता की हैसियत से उतरा है, उसके पास कितने वोटिंग राइट है, उसके पास कितने मतदान के अधिकार है? जितने उम्मीदवार। मेरी बात समझ? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर उम्मीदवार 4 है तो उसके पास 4 वोटिंग राइट है, लेकिन सबको फर्स्ट नहीं कर देगा, है ना? सबको फर्स्ट कर देगा तो सब इनवैलिड हो जाएगा। कैसे कुछ लोग होते हैं हमारे यहाँ, सब नाम के आगे थप्पड़ लगा के आते हैं। मेरी बात समझ? तो सबको फर्स्ट नहीं करेगा, क्या करेगा कि एक को फर्स्ट, फिर एक को सेकंड, फिर एक को थर्ड और एक को फोर्थ लगाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ? और इस आधार पर यह देखा जाएगा कि प्रथम वरीयता प्राप्त कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास कुल प्रथम वरीयता के 50% से अधिक मत प्राप्त हो गए। मेरी बात समझ? अब उसमें सेकंड थर्ड का वैल्यू नहीं है। अगर एक ही बार में कैलकुलेट करने पर 50% से अधिक वरीयता वाले समझा रहे मतों का किसी एक ही आदमी के लिए वोट हो गया है, किसी एक ही आदमी को मिल गया है, तो अब दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। पहली बार मैंने देखा तो उनको सब कुछ मिल गया था। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वोट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन अगर एक बार में निष्कर्ष नहीं निकलता है तो बार बार चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। बार बार चुनाव ना करवाना पड़े। भाई हजारों विधायक है और नाम मात्र के पद की पोस्ट है, समझा? अब उसके लिए बार बार चुनाव करो, बार बार चुनाव करो, पैसे नहीं तो चुनाव में पैसा लगता है, समय लगता है, विधायकों को बुलाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, मुश्किल होगी ना। मेरी बात समझ? तो यह सब देखते और समझते हुए क्या किया गया कि भैया एक बार चुनाव होगा, लेकिन अगर एक बार में राष्ट्रपति पद पर कौन सा उम्मीदवार जीता है इसका फैसला नहीं हो पा रहा है ना? तो उन्हीं मतों का दोबारा से कैलकुलेशन होगा। और अब कैलकुलेशन करने का तरीका क्या रहेगा कि जिस उम्मीदवार को जीतने की उम्मीद कम होगी, यानी कि जिस उम्मीदवार को प्रथम वरीयता से सबसे कम वोट मिले होंगे, उसे
कैंसिल कर दिया जाएगा और उसे जिसने भी प्रथम वरीयता के वोट दिए थे उसके प्रथम वरीयता के वोट को हटा करके उसके द्वितीय वरीयता के वोट को प्रथम वरीयता में बदल दिया जाएगा। मेरी बात सुन रहे? उसके सेकंड प्रेफरेंस को फर्स्ट प्रेफरेंस में चेंज कर दिया जाएगा। आप शादी के लिए गए, आपने देखा रीता, नीता, गीता, सीता, 4 लोग को देखा, समझ आ रहा है? रीता, नीता, गीता, सीता को देखा है ना। पहले रीता के पास गए कि शादी कर लीजिए, ऐसा है वैसा है, हमारे पास ये, हमारे पास ये, हमारे से पहले लीजिए। रीता ने मना कर दिया, बोला तुमसे बड़ी नौकरी हमारे पास है, तुम तीसरे से हमारी ऐसी। रीता के आगे रिटर्न दे दिया, वापस आ गए। सर में पहली प्रेफरेंस कौन थी? रीता, उसने मना कर दिया, तब किसके पास जाएंगे? समझ रहे हो ना? फिर नीता के पास जाएंगे, फिर गीता के पास जाएंगे, फिर गीता के पास जाएंगे। किसी एक ना एक पे मामला अटकेगा ना। अरे बोलो कि सदियां नहीं होगी, हो जाए ना तो और लोग के पास भी आएंगे, कहीं ना कहीं मामला अटकेगा ना। एक ही बार डेटा बनाया, 4 लोग के पास ट्रांसफर कर दिए। पहली प्रेफरेंस थी कि भैया तुम्हारा कॉल आएगा तो हम तुम्हें तुरंत पिक कर देंगे, क्योंकि तुम आगे से अधिकारी हो, भले हम छोटी बैंक के अधिकारी है, लेकिन तुम आगे से ना तो हम चाहेंगे तुमसे शादी हो जाए। मेरी बात सुन, लेकिन उसने मना कर दिया। अब तीसरे सर के पास जाएंगे कि ऐसा है, उसमें नहीं सिलेक्ट, तुम ही सिलेक्ट कर लो, तो हमारी बात नहीं मानी, तुम्ही बात मानी, ये भी मना कर देगी कि हमारे पास खुद ही आगे के रिश्ते हैं, तुमसे तो शादी करो। मेरी बात सुन, अब जाएंगे अभी के दूसरे बैच में, वनडे एग्जाम वाले में। मेरी बात सुन आ रही है? कहने का मतलब है कहीं ना कहीं तो शादी करनी पड़ेगी ना। अरे बोलो, समझ आ रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, बस यही है। पहली प्रेफरेंस, पहली पसंद कोई और था, समझ आया? लेकिन पहली पसंद से नहीं हुआ कुछ, सर अब दूसरी पसंद होगी, समझ आया? दूसरी पसंद कुछ नहीं निकल रहा तो तीसरी पसंद होगी, ऐसे ऐसे करके तब तक मामला चलता रहेगा जब तक शादी फिक्स ना हो जाती। समझ आ गया? हाँ बताओ भाई, क्या परेशानी है? उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर प्रथम वरीयता कम है तो दूसरी तरफ की वजह से दोस्तों मतलब नहीं है। समझ? हम कोशिश क्या करते हैं कि उस उम्मीदवार को हटाएं जिसके पास प्रथम वरीयता ना हो या कम हो। समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जिसने भी उसे प्रथम वरीयता निकाल दिया है, मेरी बात सुनाई, उसका प्रथम वरीयता का वोट खराब नहीं हुआ। वैसे अगर इनका कैंडिडेट कैंसिल कर दे, इनकी गाड़ी कैंसिल कर दे, इनकी कैंसिल कर दे, तो जिन लोगों ने इन्हें प्रथम वरीयता दी है उनका वोट खराब हो जाता। लेकिन इस व्यवस्था के चलते वो वोट खराब नहीं होगा, क्योंकि वो वोट उसे ट्रांसफर, समझो, वो वोट उसे ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर यानी कि संक्रमण, समझ आ रहे? स्थानांतरण हो जाएगा उस वोट का, समझ आ रहे? वो वोट उसे ट्रांसफर हो जाएगा, उसे हस्तांतरित कर दिया जाएगा। किसे हस्तांतरित कर दिया जाएगा? हाँ, जो उसकी दूसरी वरीयता पर होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? मेरी बात सुनाई? और ये कैलकुलेशन तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास कोई एक ऐसा व्यक्ति ना मिल जाए जो इलेक्टोरल कोटा को फुलफिल करता है, जो इलेक्टोरल कोटा के अनुसार विजयी घोषित हो जाए। पहले से था, वीवीगिरी के आने के बाद कैसे होगा? पहले से सिस्टम था, सिस्टम हमने पहले से बना रखा है। वीवीगिरी में इसका केवल सेकंड पार्ट तक गए, एक बार में नहीं निकला तो हमने रिकाउंटिंग की, एक आदमी को निकाल दिया, समझ आ रहा है? और उसकी जो प्रथम वरीयता, उसकी जो प्रथम वरीयता थी उसके वोटर की, है ना, उसकी द्वितीय वरीयता को हमने प्रथम वरीयता में चेंज करा। तो कठिन चीज है, ये नहीं बड़ा आसान है, समझ? लेकिन अगर ये समझ आ जाएगा तो काफी कुछ समझ आ जाएगा। अब एक बार देख लो, साथ ले लो, समझ आया? एक बार समझने की कोशिश करो, अगर अभी भी नहीं है तो बोलो 2-3 मिनट लेकर आराम से, ठीक है? साथ में जमाया हमारा मतलब है ना, ट्राई करो इसे, बताओ। हाँ बताओ, खुद बताओ, शाबाश। वो तो देखिए समझा, 50% से अधिक जिसके पास रहेगा उसी को जीता हुआ मानना है। लेकिन जब एक से अधिक उम्मीदवार खड़े हो गए हैं तो क्या कोई जरूरी किसी एक के पास 50% जीता है? जब 2 ही उम्मीदवार खड़े होते तो
तो एक के पास 50% से अधिक और एक के पास 50% से कम आते, समझ में आ रहा है। लेकिन जब कई सारे उम्मीदवार है, मेरी बात समझ, तो हो सकता है किसी के पास 25% आए, किसी के पास 30%, किसी के पास कुछ और, किसी के पास कुछ है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में बार बार चुनाव ना करवाना पड़े, इस वजह से इस सिस्टम को बनाया गया कि एक ही बार सांसद और एक ही बार विधायक चुनाव में मत डाल दिया। अब अगर एक बार में राष्ट्रपति नहीं चुना जा रहा है तो दोबारा उन्हीं वोटों की दोबारा से गिनती होगी, समझ आ रहा है। बार बार उन्हें चुनाव में मत डालने के लिए मिलाया जाता, दोबारा से डालो, दोबारा से डालो, ऐसा नहीं करेंगे। सामान्य तौर पर क्या होता है, अगर दो लोगों के वोट क्लैश कर जाएंगे, अगर एक नगर में दो लोगों के वोट क्लैश कर जाए, 1 लाख 1 लाख होता है, 1 लाख 1 लाख आ जाए, या किसी भी परिस्थिति में, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में पैसे मिलता है। हाँ, ऐसे में क्या होता है बताओ, अगर दो लोगों के वोट बराबर हो जाए तो ऐसे में क्या होता है, दोबारा से चुनाव होते हैं। मेरी बात सुनाई, चुनाव फेल हो रहे हैं ना, दोबारा से चुनाव होंगे अगर दोनों के एकदम वोट बराबर आ जाएंगे। लेकिन इस परिस्थिति में दोबारा चुनाव करते कराएंगे। मेरी बात सुन रहे, तो इस वजह से ऐसा नहीं हुआ। 50%, हाँ, तो कुछ करवाएंगे फिर दोबारा से करवा लेंगे। तो सेकंड प्रेफरेंस भी फर्स्ट सेकंड ही रहेगा, अगर दो ही बचेगा तो सेकंड होगा। समझ बात समझ, परेशानी तो है ही, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लेकिन उसे अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका ही है जो मैंने बताया, है ना, वो ना हो उसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है। लेकिन एक चांस तो फिर भी बना रहेगा। मेरी बात में वो देखो, तुम लोगों ने फोटो तो देखी होगी, एक आदमी पूरा कवर्ड रहता है यहां से वहां तक, पूरा केवल आंख का इतना छोटा सा रहता है गैस, उसी अखों में कोई तीर मार देता है। पूरा लोहे से यहाँ से लेकर पूरा लोहे का टोप पहना है, यहाँ तक नीचे पहना है, ऐसे युद्ध की मैदान में कोई नहीं मार पाएगा। कोई मारता है आंख में ऐसी तीर, इतना पतले से लेकर आया है। अब जब इतना ही लग खराब होगा तो कुछ भी हो जाएगा, 40-50% हो जाएगा। लेकिन मत मूल्य वाली एक बात हो जिसकी वजह से इसकी संभावना कम हो जाती है, और दूसरा एक सिस्टम इसकी संभावना कम करेगा। मेरी बात सुन रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, इतना नोट कर लिया, समझ में आ गया। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, अगर बाई चांस ऐसा हो गया तो रिवोटिंग करवाना ही पड़ेगा, तब और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ऐसा ना समझना कि 2.5 साल वो करेंगे, 2.5 साल राष्ट्रपति बन जाएंगे, समझ, आपस में कुश्ती करवा लेंगे या हाथ ऐसे लड़वा लेंगे, किसका और पंजा गिराएगा, है नहीं तो बोला पंजा गिराना पड़ेगा, लग रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, दोबारा से फोटो होगा। लेकिन उसे ना करना पड़े इसके लिए सिस्टम। हाँ जी, बताओ बोलो, तुम भी बोलिए, इसीलिए नोट करना चाहिए तुरंत। इतना कमजोर दिमाग कैसे कि 5 मिनट भूल जा रहा है। हाँ, थोड़ा दिमाग तेज करो, इसे आगे करें, सब में आगे। किसी को दिक्कत है तो बताओ, फिर टाइम दीजिए होता है। हाँ जी, बताओ भाई, क्या चीज, सेकंड वरीयता का बस यही रोल है कि जब एक बार में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार, मतलब आदमी ना मिले, उम्मीदवारों में से कोई ना मिले, तो कैंसिल करके, समझा रहे, जो भी सेकंड वरीयता थी उसे प्रथम वरीयता में कैंसिल कर दिया जाए उन लोगों की जिन्होंने किसी ऐसे आदमी को वोट किया था जिसके जीतने के चांस नहीं थे। समझ आ रहे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो, एकदम ध्यान से। सेकंड वरीयता का कोई रोल नहीं है। अगर एक ही बार में आंसर आ गया, जैसे हम एक ही वोट करते हैं, एक ही बार में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने सिस्टम बनाया है, ये बनाया ही इसलिए गया कि अगर एक बार में एक आदमी राष्ट्रपति पद पर ना आए, अगर नहीं आ रहा है तो हम उस व्यक्ति को निकाल देंगे जिसके जीतने के चांस एकदम नहीं। मेरी बात सुन रहे, और उसे जो प्रथम वरीयता वाला दिया, देखो सेकंड वरीयता की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, जब इस आदमी को कैंसिल करना है तब वैल्यू बन रही है। मेरी बात सुन रहे,
पहली बार जब वोटिंग हो रही है, पहली बार जब काउंटिंग हो रही है, तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता की, तब केवल प्रथम वरीयता ही देखी जाएगी। द्वितीय वरीयता तो असल में वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस इतना सा है कि वो व्यक्ति जिसने किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट दिया है जिसके जीतने के चांस नहीं है, मेरी बात समझ, उसे प्रथम वरीयता का दे दिया है, तो उसका वोट खराब ना हो जाए, है ना, तो उसकी दूसरी वरीयता को उसका प्रथम वरीयता बना मार दिया जाएगा। एकदम समझ में आ गया? दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता, उनकी इतनी वैल्यू है, अलग से उनकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ, जब एक बार काउंटिंग करके ना निकले राष्ट्रपति दफ्तर आदमी, है ना, तो फिर हमें कैंसिल करना पड़ेगा किसी की उम्मीदवारी, और उस कैंसिल करते वक्त, वो कैंसिल करते वक्त हम जान लेंगे कि किन लोगों ने इस व्यक्ति को प्रथम वरीयता पर दिया था। समझे मेरी बात? समझे? इसीलिए इस आदमी को, काशीराम को अलाउ था कि सेकंड पे किसी को वोट करे। समझ आ रहे? कोई दिक्कत नहीं हो रहा? चलो, और कुछ, और कोई दिक्कत? 15,000 रुपए हारने पर नहीं है, एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि उतना वोटिंग होना चाहिए आपके फेवर में, है ना, जैसे हर जगह होता है ऐसा नहीं कि इसी में है। हर एक चुनाव में एक जमानत राशि होती है, मेरी बात सुनाई, हर एक चुनाव में जमानत राशि होती है, सिवाय आपके फॉरेस्ट दल के चुनाव में नहीं होती है, बाकी हर एक चुनाव में जमानत राशि होती है। मेरी बात सुनाई, तो अगर आपको उतने वोट नहीं मिलते हैं तो आपको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपने पहले पैसे भर दिया नामांकन के टाइम पर, 10,000, 12,000, 15,000 जो भी होता है, समझ, 1,000, 2,000 जो भी होता है वो भर दिया आपने। अब अगर आपको एक न्यूनतम वोट मिल गए तो इसका मतलब आपकी जमानत जब्त नहीं होगी, आपको वापस मिल जाएगी। और अगर आपको एकदम एक ही वोट मिला है, अपना वोट देकर आए हो, नहीं होता है कभी कभी, है ना, आदमी खड़ा अपने घर वाले वोट नहीं दिए, तो कौन से मुंबई का एक्टर था, वो मुंबई का एक्टर क्या नाम रखता है, एजाज खान या कोई था, तो फिर वो घर में 150 लोग थे, उसे 9 वोट मिले। समय ऐसा हो रहा है, हमारे घर में 150 लोग हैं, उसे वोट मिले 9, अपने घर वाले वोट नहीं दे रहे। मेरी बात सुन रहे, तो ऐसा हो सकता है ना, तो जो लोग पार्टी में स्टेट को, है ना, पार्टी में राज्य से काम कर रहा है, गवर्नमेंट से काम कर रहा है, गवर्नमेंट की जमानत जब्त कर लेगी। जब बहुत ज्यादा क्यों, है ना, जब बता कि तुम्हारे लोग सपोर्ट में नहीं है तो कहां इलेक्शन लड़ना चाहते हो, समय, तो एक तरह से उनकी जमानत जब्त हो जाती है इस तरह से। लेकिन उसमें इसका कोई रोल नहीं है, एक न्यूनतम वोट ना पाने पर जमानत जब्त होती है। ठीक है, मेरी बात समझ, नोट करना स्टार्ट करोगे, लिखो जल्दी से, लिखो, लिखते नहीं हो तुम लोग, लिखने पीछे रहा तुम लोग, देखो कितना लिखा तुम लोगों ने। देखो, राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए एक उम्मीदवार को कुल वैध मत मूल्यों का, कुल वैध मत मूल्यों का 50% से अधिक प्रथम वरीयता के रूप में, प्रथम वरीयता के रूप में प्राप्त होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे लिखोगे, लाइन चेंज करके लिखो। राष्ट्रपति चुनाव में पहली मतगणना के बाद यह देखा जाता है कि क्या किसी भी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के 50% से अधिक 50% से अधिक वैध मत मूल्य
मिले हैं या नहीं? 50% से अधिक वैध मत मूल्य मिले हैं या नहीं? लिख लिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे लिखोगे, लिखो यदि 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 पहली मतगणना के बाद, यदि पहली मतगणना के बाद, पहली यानी कि पहले राउंड की मतगणना के बाद, यदि पहले राउंड की मतगणना के बाद, पहले चरण की मतगणना के बाद, ठीक है बेटा, शाबाश, है ना, पहले चरण की मतगणना के बाद किसी भी उम्मीदवार को पर्याप्त मत नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में पर्याप्त मत नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में ऐसे उम्मीदवार, लिखो, तो ऐसे में ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाती है, या निरस्त बोलेंगे, एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट समझते हो, खत्म कर दी जाती है, समझ लो, मतलब निरस्त नहीं की जा रही है, लेकिन वो एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। ऐसे उम्मीदवार की गणना को खत्म कर दिया जाता है, या उम्मीदवारी नहीं बोलेंगे, लेकिन उसकी गणना खत्म कर दी जाएगी, है ना, उसके जीतने की संभावना खत्म हो चुकी है। मेरी बात सुनाई, लिखने के लिए लिखने उम्मीदवार की उम्मीदवारी, लेकिन कोई जो अर्ज की उम्मीदवारी बदलेंगे तो नहीं, समझ आ रहा है, बस उसकी गणना अब नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे उम्मीदवार की गणना या उम्मीदवारी खत्म कर दी जाती है जिसके पास सबसे कम प्रथम वरीयता के वोट हो, जिसके पास सबसे कम प्रथम वरीयता के वोट हो। देखो, मुझे इंग्लिश में लिखा है, तो मुझे कॉपी भी लगी थी, लेकिन मुझे इतना थोड़ा ट्रांसलेट करना पड़ता है कि वोट हो, प्रथम वरीयता के वोट हो, समझ। तो तुम लोग कुछ करेक्शन अगर लगे कि हाँ इससे बेहतर हिंदी लिख सकते हो तो लिखते रहोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। समझ गए कि मैं क्या समझाना चाह रहा था? अरे बोलो, मेरी बात समझ में आ गई ना? बस वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाती है, या ऐसे उम्मीदवार की गणना निरस्त कर दी जाती है जिसके पास सबसे कम प्रथम वरीयता के वोट हो, और आगे लिखोगे ना, मेन पॉइंट और यदि किसी मतदाता ने ऐसे उम्मीदवार को प्रथम वरीयता दी हुई है, तो उसकी दूसरी वरीयता पे ही उसकी प्रथम वरीयता मानकर उसकी दूसरी वरीयता को ही, सेकंड प्रेफरेंस को ही फर्स्ट प्रेफरेंस मानकर बेटा, सेकंड प्रेफरेंस को ना फर्स्ट प्रेफरेंस मान लेंगे, ठीक है। दिमाग से इधर रहोगे तो दिक्कत नहीं होगी। उसकी दूसरी वरीयता को ही प्रथम वरीयता मानकर, ठीक है, मान देंगे नहीं, मान लेंगे, ठीक है, मानकर दोबारा से या फिर से मतगणना की जाएगी।
मतगणना की जाएगी। ठीक है, लिखिए अपना आगे से यही प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक किसी एक उम्मीदवार के पास, यही प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक किसी एक उम्मीदवार के पास प्रथम वरीयता वाले 50% से अधिक मत इकट्ठा ना हो जाए या मत प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, चलो क्या क्या कर दिया भाई तुमने, बोले चलो। हाँ, सामने आगे वाला पक्का बयान करने वाले। अब जो लिखा है एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ लो, ठीक है, और क्या नहीं आ रहा है प्लीज यहां पर एकदम क्लियर कर लो। बात समझ पढ़ लो। एकदम आगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जया जी, रेखा जी, सुषमा जी, हेमा जी, हाँ सारे के सारे सांसद है भाई, हैं? हाँ हाँ चलो बताओ, सबने आ गया? एकदम सबने आ गया? अभी क्वेश्चन का वाक्य कुछ लिखते ले रीडिंग में लिखा था, इतना तुम क्लियर हो गया? तो और लिख लेते हैं। अगर अगर प्रॉब्लम होगी, अगर डिस्प्यूट होगा, अगर झगड़ा होगा दो लोगों ने, नीति और शिव कुमार हो गई, अब हम आगे चल रहे हैं पहले वाले में, तुम कहां से आगे आ गए, तो समाधान कौन करेगा? समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति? आगे तो चुनाव हो रहा है, कौन करेगा बताओ जल्दी से। अगर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में आपस में मार धक्का मुक्की हो गया, धक्का मुक्की कौन समझता समाज से? हिंदी निकालने में नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, बताओ जो पूछ रहे हैं कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलो नोट कर लो, यही लिखेगा, लिखो लिखो लिखो। राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी प्रकार की डिस्प्यूट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ वेरी गुड, किसी भी प्रकार के विवाद होने पर, शाबाश, किसी भी प्रकार के विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय लेगा और उसके द्वारा दिया गया निर्णय ही क्या होगा? बाध्यकारी। ठीक है, उसके द्वारा दिया गया निर्णय ही बाध्यकारी होगा। कितनी बार? क्या चीज? झगड़ा कभी नहीं हुआ? नहीं सर, नैतिक रूप से बता रहा हूं ना कि कुछ अच्छे लोग जाते हैं वहां पर, केवल राजनेता नहीं जाते हैं, ये मत समझ लेना। अच्छे अच्छे लोग प्रेसिडेंट की पोस्ट पे पहुंचे हैं, ठीक है, तो नॉर्मली झगड़ा वगड़ा होता नहीं है सर ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एक बार हुआ शायद किसी प्रकार का विवाद, नीलम तुमसे लेकिन वो ये विवाद होगा किसी और से बात,
ठीक है। यूएन संजय रेड्डी ने अपोजिशन ही नहीं थे, तो उन लोग उनके चुनाव को लोग वो कर दिए थे, चैलेंज कर दिए थे कि ये कैसे राष्ट्रपति के बिना चुने आ गए, क्योंकि एक तरह से उसके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं है। तो अब नहीं खड़ा है तो भाई तुम अकेले आंसर लिखो यूपीएससी का, तो टॉप करना होगा, समझ आ रहा है। उसमें कोई क्वेश्चन थोड़ा कर सकता है कि तुम नहीं बनाओगे, ठीक है। बस तुम्हें बाकी 10 लाख या 15 लाख लोगों को ठिकाने लगाना है जो फॉर्म भरने वाले हैं, बाकी वो तुम्हें टॉप कर जाओ, ठीक है। चलो नोट करोगे, एक लाइन आगे लिखो, लिखो यदि राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति का चुनाव आसीन व्यक्ति का चुनाव यदि राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति के चुनाव में गड़बड़ी पाई जाती है, और उसके पद को या उसके चुनाव को अवैध, अमान्य, नाजायज, समझ आ रहा है, इनवैलिड बोला जा रहा है। प्रेसिडेंट आदमी बन गया, समझे मेरी बात, किसी ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, मेरी बात सुने, और प्रेसिडेंट बनने के बाद शिव कुमार जी ने बहुत सारे डिसीजन लिए, लेकिन बाद में पता चला कि इनके चुनाव में गड़बड़ी थी, झोला था, समझ आ रहे, क्योंकि जिस आदमी ने चुनाव करवाया उसे एकल संक्रमण प्रणाली सही से नहीं पढ़ा थी, सही जगह नहीं पढ़ा था, समझ आ रहे। तो अब ऐसा जो गड़बड़ हो गया है और गलती से कोई आदमी पहुंच गया है राष्ट्रपति पद के राष्ट्रपति पर, समझ आ रहे। तो अब क्या होगा, उसे पद से हटा नहीं जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, वो शिव कुमार जी अकेले जगह नहीं हटाया जाएगा, समझ आ रहे, बाकी सारी जगह हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, समझ आ रहा है। कहां लिखा, सुनो तो मेरी बात, उसे राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन शिव कुमार जी ने निर्णय लिया है, कुछ कहीं पर साइन किया है, कहीं पर कोई समझौता किया है, कितने ही आईएएस को अपॉइंट किया हुआ है, क्या बात क्लियर है। तो क्या अब राष्ट्रपति क्योंकि अवैध या अमान्य था तो सारी नीतियां भी अवैध अमान्य घोषित हो जाएंगी, उसके द्वारा लिए गए सारे डिसीजन भी अवैध अमान्य हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। भाई देश भी तो चलाना है, मेरी बात समझ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही बात समझानी थी कि अगर राष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई गड़बड़ी है और यह बात सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाती है, राष्ट्रपति धनुष घूम रहा है, मेरी बात समझ, तो उसे पद से मुक्त कर दिया जाएगा, यह बात सही है। हाँ, फिर से इलेक्शन होगा, उपराष्ट्रपति इसी मामले में फिराक में है, समझ मेरी बात समझ। जैसे ही राष्ट्रपति के सिर पर जरा सा भी, समझ रहे हो ना, हल्की सी तलवार रखी है, किसके घर में लड्डू बनने लगते हैं, हाँ ऐसे बोलोगे तो राष्ट्रपति के घर में लड्डू बनने लगते हैं, बात समझ। तो जैसे ही शिव कुमार जी पे केस चलना स्टार्ट हो जाए, उपराष्ट्रपति ये नहीं है, ये हार गए, उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग होगा, समझा, लेकिन घर पे लड्डू बनने लगेंगे उसको, क्या मेरी बात क्लियर है, मेरी बात समझ। तो ऐसा है क्यों, क्योंकि इनका अपॉइंटेड हर आदमी वैसे ही रहेगा सिवाय इनके खुद के, समझ, सबकी नीति चल रही होगी जिनका अपॉइंटमेंट इनसे अलग होगा, मेरी बात समझ, क्योंकि ये भारत सरकार के इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे ना, मेरी बात समझ रही है, ये भारत सरकार के एक कार्यपालिक शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर उस पद को खाली मान लिया जाएगा या उस पद पे उस समय तक के लिए कोई रहेगा नहीं मान लिया जाएगा, तो फिर दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, बहुत सारे कानून पलटने पड़ जाएंगे, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये समझ के अगर व्यक्ति अवैध मतदान से आया है या अमान्य मतदान से आया है तो कोई बात नहीं, तो उस व्यक्ति को हटा देंगे, समझ आ रहे,
लेकिन उसके द्वारा जो डिसीजन लिए गए थे वो माने गए। समझ में आ रहा है? नोट करोगे यही बात, ठीक है? क्या लिखा तुम लोगों ने? अभी रुक जाओ, अभी हिंदी में लिखा रहा, अभी सवाल लिखा रहा, क्या लिखा रहा, कितना लिखा है बताओ ना यदि कर दिया जाएगा, कर दिया जाता है, वैसे कर दिया जाता है तो इतना कटवा होता है कि तुम मुस्कुराते रहते हो। कर दिया जाता है, कर दिया जाता है तो भी उसके द्वारा लिए गए निर्णय को मान्य माना जाएगा, या उसके नाम पर लिए निर्णय को मान्य माना जाएगा। उसके द्वारा या उसके नाम पर लिए निर्णय को मान्य माना जाएगा। इसमें तुम जो भी लिखवा दो उसके बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है? अभी कहीं जा नहीं रहा है, कहीं पूछ लीजिएगा, एक मिनट जाएगी, बस एक प्लान लिखवा दो, ठीक है? मान्य माना जाएगा, मान्य माना जाएगा, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी राष्ट्रपति भी चलेगा, लेकिन जिन्होंने साइन किया था उसको उसकी नियुक्ति हुई थी, जो भी काम हुआ था वो सब काम ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर समझा दे, ठीक है? एक और बात, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कोई भी व्यक्ति उसको बताया इस चीज को, कोई भी नहीं कर सकता है। 50 क्या चाहिए? प्रस्तावक, और 50 कौन चाहिए? अनुमोदक समर्थक, समर्थक अनुमोदक जो भी बोल, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। 50 को प्रस्तावित करेंगे, 50 को गुजरात में कौन है? कोई भी लोग उसी गांव के कौन लोग हैं ये जो उसके चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि निर्वाचित विधायक या निर्वाचित सांसद, जिन्हें उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का अधिकार है, मत डालने का अधिकार है, वही लोग प्रस्तावक या समर्थक की भूमिका निभा सकते हैं। जो निर्वाचक मंडल के सदस्य, मेरी बात सुनाए, ये बात लिखो, लिखो, राष्ट्रपति के पद पर, के पद के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवारों का नामांकन तभी होगा, उम्मीदवारों का नामांकन तभी होगा जब कम से कम निर्वाचक मंडल के, निर्वाचक मंडल समझ गया ना, इलेक्टोरल कॉलेज बता चुका क्लास में, निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक उसे अनुमोदित करेंगे, उसे अनुमोदित करेंगे, उसे अनुमोदित करेंगे, और इसके बाद कम से कम निर्वाचक मंडल के 50 अन्य सदस्य, वही 50 नहीं है, अलग है, ठीक है? 50 अन्य सदस्य इस नामांकन का समर्थन करेंगे। इस नामांकन का समर्थन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ जी, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट पूरा लिखवा दो, उसके बाद आप जो भी पूछना है पूछ लेना, मतलब उसी में छुपा है जो लिखवा रहा हूं, है ना? एक बार लिखवा दो, उसके बाद पूछना है पूछ लेना, क्या लिखा है? करेंगे, ठीक है? एक बात तो ये है, इसके अलावा जो बताया मैंने, नामांकन कौन किसके द्वारा भरा जा रहा है? लोकसभा सचिव या राज्यसभा सचिव, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो, एक बात तो लिखो, राष्ट्रपति का नामांकन जिस रिटर्निंग अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा, और जो इस चुनाव की
सुपरवाइज क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, जो नेतृत्व वाला सुपरवाइज, जो इस चुनाव का पर्यवेक्षण करेगा। वेरी गुड, समझदार बच्चों के लिए। जो इस चुनाव का पर्यवेक्षण करेगा वो व्यक्ति लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय का सेक्रेटरी जनरल, मुख्य सचिव, सेक्रेटरी जनरल या मुख्य सचिव होगा। मुख्य सचिव लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय का मुख्य सचिव ही रिटर्निंग अधिकारी के रूप में काम करेगा और पर्यवेक्षण करेगा कि ये चुनाव सही से हुए हैं कि नहीं हुए। मेरी बात समझ? वो जो कैलकुलेशन करने वाला काम है वो नहीं करेगा, उसके अंतर्गत अधिकारी होंगे जो कर रहे हैं। क्या अंतर क्लियर है? मेरी बात एकदम क्लियर हो गई? किसी को समस्या नहीं है ना? क्या ब्रेक चाहिए किसी को? नहीं चाहिए? ऐसा बोल रहा है ना, अंतिम बात में बोलोगे भाई मैं उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 5 मिनट का ब्रेक लो, 2 मिनट का ब्रेक लो और एक काम कर लो कि जो लोग हाँ डाउट जो है पूछ लो किसी ब्रेक में। हाँ, फिर जाना पानी में पी लो, ऐसी कोई बात नहीं है, 2 मिनट में आ जाओ। सही बात है।